भारत का एक ऐसा खुशहाल राज्य है राजस्थान, जहां के अजमेर जिले में बसता है किशनगढ़ नाम का एक शहर, जहां अनगिनत परिवारों के बीच एक सैनी परिवार रहा करता था। इस परिवार का मुखिया था रोहित सैनी और इसकी बीजेपी पार्टी में बहुत अच्छी पकड़ है। ये इस पॉलिटिकल पार्टी के सिरोला मंडल का महामंत्री भी है, जिसे आप समझ ही सकते हैं कि रोहित सैनी न सिर्फ ऊंचे पद पर है बल्कि धन दौलत में भी अच्छा खासा है। एक तरफ जहां प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, वहीं पर्सनल लाइफ भी बहुत बढ़िया थी। रोहित सैनी की आज से ठीक 5 साल पहले शादी हुई थी और इसकी पत्नी का नाम था संजू सैनी। अब क्योंकि रोहित के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, इसलिए संजू को भी कोई कमी नहीं होती और दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। जल्दी ही इनकी खुशी और बढ़ गई, क्योंकि जब संजू एक लड़की को जन्म देती है जिसकी उम्र यहाँ अब 4 साल हो चुकी थी। बच्ची के जन्म के बाद तो मानो पूरा परिवार खुशियों से झूम उठा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। इसी बीच तारीख आई 9 अगस्त 2025। यह तारीख न सिर्फ इस केस के लिए जरूरी है बल्कि पूरे भारत के लिए काफी खास थी, क्योंकि इस दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। बहनें अपनी भाइयों की लंबी उम्र के लिए कलाइयों पर राखी बांध रही थी और इसी खास पर्व को अपनी फैमिली के साथ मनाने और भाई को राखी बांधने के लिए संजू अपने घर जाने का फैसला करती है। रोहित सैनी भी खुशी खुशी उसे अपने घर भेज देता है। 9 अगस्त की रात संजू अपने मायके ही रुकती है और अगले दिन 10 अगस्त को वो वापस अपने ससुराल जाने का फैसला करती है। घर जाने से पहले ये रोहित को कॉल करके बुलाती है और कुछ देर बाद संजू को लेने रोहित पहुंच जाता है और दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन 1:15 पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल होने लगी, जिसमें एक शख्स अपनी बीवी की बॉडी के पास बैठा बुरी तरह से रो रहा था, जबकि पत्नी की बॉडी जमीन पर बदहवास हालत में पड़ी हुई थी। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि रोहित ही था, जिसकी पत्नी संजू सैनी को किसी ने मार दिया था। पत्नी को खोने के गम में ये पूरी तरह से टूट चुका था, जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। जब यहाँ से गुजरते हुए लोगों ने ये नज़ारे को देखा तब उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, जबकि रोहित इनसे गिड़गिड़ाकर यही गुजारिश कर रहा था, जल्दी से संजू को हॉस्पिटल ले जाओ, जहां कुछ लोगों ने मेरी पत्नी को मार दिया है, सारे जेवर भी छीन कर ले गए और मेरी गाड़ी भी दूर खड़ी हुई है। उस शख्स को अपनी पत्नी के लिए यूं रोता भी लगता हुआ देखकर गांव वालों की आंखें नम हो चुकी थी और उन्हें रोहित की बात एकदम सही लग रही थी, क्योंकि सबूत के तौर पर सामने संजू की बॉडी पड़ी हुई थी, जिसके गले पर बहुत बुरे तरीके से हमला किया गया था। पास में ही एक चाकू पड़ा हुआ था और वहीं एक तौलिया भी मौजूद था। रोहित की बात मानकर गांव वाले जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाने का फैसला करते हैं और किसी तरह उसे जल्दी में हॉस्पिटल लेकर जाया गया। डॉक्टर जब संजू की इस घटिया हालत को देखते हैं तब उनकी भी रूह कांप जाती है, क्योंकि उसके गले पर बेरहमी से वार किया गया था। इसलिए डॉक्टर डिक्लेयर कर देते हैं ये जा चुकी है। जब ये खबर रोहित को पता चली, उसका तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। गांव वाले, रिश्तेदार सभी उसे समझा बुझाकर शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रोहित का दिल मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसकी पत्नी उससे दूर जा चुकी है, उसका परिवार उजड़ चुका है। अब क्योंकि संजू की जान अननेचुरल तरीके से गई थी और बहुत ही दर्दनाक तरीके से संजू को मारा गया था, पुलिस वाले तुरंत इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पहुंच चुके थे। संजू के साथ क्या, कैसे और कब यहाँ हुआ, तो इसका जवाब रोहित ही दे सकता था। जब उन्होंने रोहित को देखा तब उन्हें कुछ ठीक ही नहीं लगता पूछना, क्योंकि रोहित अपने आप को ही खो चुका था, उसे बिल्कुल भी होश नहीं था, लेकिन संजू को याद करके रोए जा रहा था। ये देखकर पुलिस वालों का दिल भी भरा चुका था और पुलिस अब पूछताछ ना करके कुछ देर बाद इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला करते हैं, ताकि तब तक रोहित भी कुछ शांत हो जाए। कुछ टाइम बीता, रोहित को जब होश आया तब पुलिस वाले घटनास्थल की एक जानकारी जानने की कोशिश करने लगे। रोहित ने पुलिस के साथ कोऑपरेट किया और तसल्ली से पूरी कहानी सुनाना शुरू की और सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन एक बीजेपी के नेता के रूप में देता है और फिर उसने बताया 9 अगस्त के दिन मेरी पत्नी संजू अपने भाई को राखी बांधने के लिए मायके गई थी और अगले दिन संजू ने मुझे हाईवे पर लेने के लिए बुलाया, जहां बस ने उसे छोड़ा था। वहां से उसने उसे पिक किया, दोनों गाड़ी में बैठे और अपने घर की तरफ निकल गए। कुछ दूर चलते ही यहाँ रोहित और संजू को एहसास हुआ कि कुछ लोग उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। वहीं वो लोग कुछ कर पाते तो वहीं पर उन लोगों ने रोहित सैनी की गाड़ी को टक्कर मारी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी, रोहित का बैलेंस बिगड़ा और गाड़ी ठोकने के साथ साथ वो जमीन पर गिर गए।
ये दोनों गुस्से से तिलमिला चुके थे, लेकिन उन्हें कुछ भी कहने और बोलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि एक शख्स ने रोहित को पकड़ा और दूसरे शख्स ने संजू को अपने कब्जे में कर लिया और उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। संजू जितने भी जेवर पहन रखे थे उसने वो सब छीन लिए गए। संजू ने जब विरोध किया तो उन लोगों ने उस पर हाथ उठाया और मारपीट करने लगे। अपनी इस पत्नी के साथ ये सब होता देख रोहित सैनी गुस्से में तिलमिला चुका था और उसने जब बदमाशों को रोकने और संजू को बचाने की कोशिश की, तब एक शख्स ने एक धारदार हथियार निकाला, उसे धमकाना शुरू कर दिया, जिससे रोहित संजू की मदद के लिए ना जा सका। इसके बाद उन लोगों ने संजू को बहुत फिजिकल टॉर्चर किया और उसके ऊपर बैठ गए और तेजधार हथियार से उसके गले पर हमला करना शुरू कर दिया। उन लोगों ने संजू के गले पर इतने वार किए कि उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी और इसके बाद वो लोग जल्दी से संजू का सारा जेवर खींचते हैं और लेकर चले जाते हैं। ये पूरा बयान रोहित ने पुलिस वालों को दिया था और बताया कि उन लोगों के गाड़ी से फरार होने के तुरंत बाद वो संजू के पास पहुंचा, जो कि अब इस दुनिया में ही मौजूद नहीं रही थी। संजू को इस तरह से देखकर रोहित की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसने रोना चीखना शुरू किया और इसी की आवाज़ सुनकर लोग वहां इकट्ठे होने लगे। रोहित ने आगे कहा कि मैं अपनी पत्नी संजू को बाहों में भरकर हॉस्पिटल लेकर आया था। आपकी तरह जब पुलिस वालों ने भी यहाँ ये सुना तो वो भी घबरा चुके थे। रक्षाबंधन के त्योहार के मौके पर जब औरतें, बहनें, महिलाएं, जो भी सारी महिलाएं होती हैं, वो अक्सर गहने पहनकर बाहर निकलते हैं। तो ये पूरा बयान लूटपाट की तरफ भी इशारा कर रहा था, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो रोहित के गुनाहगार होने की संभावना जता रही थी। दरअसल जब पुलिस ने रोहित से पूछा कि तुम्हारा क्या क्या सामान गायब हुआ है, तो उन्होंने कहा मेरी बीवी के जेवर के साथ साथ वो लुटेरे पर्स, घड़ी, मोबाइल, इस तरह की कई चीजें लूट कर ले गए। इसी बीच जब पुलिस संजू की बॉडी को चेक करते हैं तो उनके गले में मंगलसूत्र दिखाई दिया, जिससे पुलिस को यह समझ में नहीं आया कि लुटेरे सारा जेवर तो खींच चुकर ले गए थे, तो मंगलसूत्र को क्यों छोड़ गए। यहीं से पुलिस वालों के दिमाग की घंटी बजी और फिर पुलिस रोहित सैनी से दोबारा सवाल जवाब करती है। इस बार रोहित चीजों को बदलने लगा था, जिससे पुलिस वालों का शक और गहरा चुका था। रोहित ने बताया जिस जगह पर संजू को मारा गया वह दूर दूर तक कोई नहीं था और ये एकदम सुनसान इलाका था। जब पुलिस उसे बताती है कि इस इलाके से तो दिनों रात कई गाड़ियां गुजरती हैं, बसें भी वहां पर आकर रुकती हैं और संजू की जब जान गई उस समय भी दिन का ही था, तो वहां सन्नाटा होना बहुत नामुमकिन सी बात थी। ये रोहित सुनकर अपने बयान में बदलाव करके कहता है, हाँ वहां पर कुछ बसें आई थी, शायद वो हमें देख नहीं पाई। सबसे ज्यादा पुलिस वालों को जो बात खटकी वो थी मेडिकल रिपोर्ट। दरअसल रोहित ने बयान में कहा लुटेरों ने संजू के साथ साथ उस पर भी हमला किया था, उसके साथ बेरहमी से मारपीट की थी। इसलिए जब पुलिस वाले रोहित का मेडिकल टेस्ट करवाने लगे तब रिपोर्ट बहुत चौंका देने वाले आई, क्योंकि रिपोर्ट में ना तो कोई चोट थी ना ही कोई जख्म। रिपोर्ट में कोई भी ऐसे निशान का जिक्र नहीं था जो कि मारपीट या फिर जबरदस्ती के दौरान मिला हो। यानी कि रिपोर्ट में रोहित को एकदम तंदुरुस्त शख्स दिखाया गया था और रियल में देखने पर वो एकदम ठीक ठाक लग रहा था। शरीर से लेकर चेहरे तक पर एक भी जख्म या फिर खरोच के निशान नहीं थे। लेकिन ये कैसे पॉसिबल था? रोहित का कहना यह था लुटेरों ने उसे खूब मारा, जो कि रिपोर्ट एकदम साफ थी। यहीं पुलिस का शक अब बढ़ता जा रहा था। कुछ सस्पिशियस पॉइंट भी थे जो कि पुलिस वालों को परेशान कर रहे थे, जैसे कि संजू के गले में मंगलसूत्र का होना। रोहित के मुताबिक लुटेरे संजू का सारा जेवर ले गए थे, फिर मंगलसूत्र क्यों छोड़कर चले गए, ये भी बात खटक रही थी। इन्हीं सब बातों से पुलिस रोहित पर शक करने के लिए मजबूर हो चुकी थी। सच्चाई की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस रोहित से बातचीत ना करके पहले उसके खिलाफ और ज्यादा सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती हैं और रोहित के कॉल डिटेल्स को खंगालने लगे। इसी बीच पुलिस वालों को एक नंबर मिला जिस पर बहुत काफी लंबे टाइम से कुछ बातचीतें चल रही थी। दिन में तो बात चल ही रही थी, साथ ही साथ रात को भी बातचीत चल रही थी और पिछले 15 दिनों से कुछ ज्यादा ही बातचीत रिकॉर्ड की गई। लेकिन ये शख्स था कौन? जब इस सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस वाले इस नंबर की डिटेल्स निकलवाते हैं तब पता चला ये नंबर एक लड़की का है। ये जानने के बाद पुलिस को समझते बिल्कुल देर नहीं लगी। यहाँ पति पत्नी और वो वाली कहानी चल रही है और ये लड़की रोहित की गर्लफ्रेंड ही है।
जब आसपास के लोगों और रिश्तेदारों से इसके बारे में पूछती है, तब खुलासा होता है संजू और रोहित के बीच बहुत लंबे टाइम से लड़ाई झगड़ा चल रहा था और 15 दिनों से तो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े अनबन देखने को मिल रही थी। और इस लड़ाई की वजह थी रोहित की गर्लफ्रेंड, और कहीं ना कहीं रोहित उससे शादी करना चाहता था और ये सब संजू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसीलिए दोनों पति पत्नी के बीच कलेश बन चुका था। ये सब जानने के बाद पुलिस वाले समझ चुके थे इस साजिश के पीछे रोहित का ही हाथ है, ताकि वो संजू को रास्ते से हटाकर अपनी प्रेमिका के साथ अच्छी जिंदगी जी सके। पुलिस वाले हर एक सबूत को इकट्ठा कर रहे थे ताकि रोहित अपने पार्टी और ओहदे का फायदा ना उठाकर उसे बचा सके। रोहित ने जितने भी बयान दिए, जहां ये घटना घटी, जितनी भी ये सारी बातें बताई गई, वो सभी एकदम फर्जी थी। और सबसे बड़ा सबूत था वो टाइमिंग, जब संजू की जान गई। रोहित ने जो टाइम बताया था वो पोस्टमार्टम की टाइमिंग से बिल्कुल अलग था और आधे घंटे का डिफरेंस आ रहा था। इन सभी बातों को एक ताकतवर हथियार की तरह रोहित के खिलाफ इस्तेमाल किया और पुलिस ने उसे धर दबोचा और पुलिस स्टेशन लाकर उसे सख्ताई से पूछताछ की गई। और हर मुजरिम की तरह रोहित तो पहले पुलिस वालों को घुमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर रोहित ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और सारी सच्चाई उगल देता है। यहाँ पुलिस वालों को पता चला रोहित का अफेयर पिछले 3 सालों से चल रहा था और संजू को मारने की प्लानिंग उसने करीब 1 हफ्ते पहले की थी और रक्षाबंधन पर ही उसने संजू को मारने का फैसला किया ताकि लूटपाट का बहाना बनाया जा सके। लेकिन इस पूरे प्लान को अकेले अंजाम देना बहुत मुश्किल था, इसलिए रोहित अपने एक मिलने वाले शख्स को अपने प्लान में शामिल करता है, जिसका नाम था रवि। दूसरे जिस बंदे के साथ में हाथ मिलाया गया था वो एक नाबालिग लड़का था और ये तीनों का ग्रुप संजू को मारने की साजिश रच चुका था। रोहित ने लोकेशन टाइम सब उन्हें बताया और ये साजिश लूटपाट जैसी वारदात लगनी चाहिए, इसीलिए तुम्हें सारा सामान संजू का लूट कर भागना है। रोहित की बात मानकर उन्होंने सारा काम वो किया जिस तरह रोहित ने उन्हें बताया था। 10 अगस्त के दिन जब संजू को ये लेने जाने वाला था, ठीक उसके 2 घंटे पहले ये दोनों लड़कों को तैयार रहने के लिए कहता है और साथ ही दोनों को उनके घर से पिक करने जाता है और फिर उस लोकेशन पर छोड़ देता है जहां से इन्हें हमला करना था। रोहित उन्हें तब तक वहीं रुकने के लिए कहता है जहां से वो संजू को लेकर यहां नहीं आ जाता। दोनों लड़के इसकी बात को मानकर वहीं खड़े रहे और थोड़ी देर में रोहित संजू को गाड़ी में बिठाकर यहां से गुजरा। बस मौका देखा गया, दोनों लड़के पहले उसका पीछा करने लगे और सही जगह देखकर रोहित की गाड़ी को हल्की सी टक्कर मारी गई, जिससे गाड़ी गड्ढे में गिर गई और वो दोनों संजू के पास पहुंचे। जैसा रोहित ने बयान में बताया था, लुटेरों ने उसकी पत्नी को मारा, उसके साथ भी मारपीट की। ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि वो लड़के तो सीधा संजू के पास आकर ही उसका गला जख्मी कर देते हैं और उसकी जान ले लेते हैं। मारने से पहले ना तो ये संजू के साथ मारपीट करते हैं, ना ही रोहित पर कोई हाथ उठाया गया, क्योंकि इतना सब करने का इनके पास टाइम ही नहीं था। इसका कारण ये था, दिन का टाइम था, कोई भी आ जा सकता था, इसलिए ये लोग ज्यादा ड्रामा नहीं रचते, अपने टारगेट को सीधा हिट करते हैं और सीधा काम करके चलते बनते हैं। और संजू ने जो भी जेवर पहने हुए थे वो उतारे, लेकिन मंगलसूत्र उसी के गले में रह चुका था। सारा जेवर लेने के बाद दोनों लोग गाड़ी में सवार होकर यहाँ से निकल चुके थे और इसके करीब आधे घंटे तक रोहित सोचता रहा कि इस पूरी साजिश को किस तरह दिखाया जाए और कैसे ढोंग को रचे। इसीलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेथ टाइमिंग रोहित के बताए गए टाइम से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि संजू को तो पहले ही मार दिया गया था और करीब आधे घंटे बाद रोहित ने नाटक किया और इसीलिए टाइम डिफरेंस देखने को मिला। सड़क पर चलते हुए लोग जब रोहित की हालत को देखते हैं तब उन्हें सच ही लगता है और उन्हें संजू की बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन सारे सबूत और गवाह रोहित का सारा सच सामने ला देते हैं और उसका असली चेहरा पुलिस वालों के सामने आ चुका था, जिसके बाद पुलिस रोहित को अरेस्ट कर लेती है और साथ ही वो जो 2 लोग थे, रवि और नाबालिग लड़का, उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस अब इन तीनों से पूछताछ कर रही है, जबकि संजू की बॉडी का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर उसके परिवार को सौंप दिया गया। आखिरकार आप बताइए, रोहित को क्या सजा मिलनी चाहिए? उसने अपनी पत्नी का ही नहीं, रिश्ते विश्वास का खून किया। सच में कलयुग आ चुका है, कैसे लोग उतारू हो चुके हैं एक दूसरे को मारने के लिए। समझ ही नहीं आता क्या करना चाहिए क्या नहीं। बाकी आप लोगों की राय क्या है, मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप आज नाइट फाइल्स पॉडकास्ट चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, जाइए इसे भी जल्द से जल्द फॉलो कर लीजिए।
खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट @Rebecca Rachel को कमेंट पिक में डू शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।